चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प बिजनेस केस स्टडी में चलते हैं। आज हम एक ऐसे विरोधाभास या पैराडॉक्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। एक तरफ तो भारत के एविएशन सेक्टर में उड़ने वालों की डिमांड आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी तरफ एयरलाइंस लगातार दिवालिया हो रही हैं। इतनी भारी डिमांड के बावजूद इस बिजनेस में सर्वाइव करना इतना मुश्किल क्यों है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हर हवाई यात्री के मन में आज एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या 10-10 घंटे की फ्लाइट डिले और एयरपोर्ट पर सामान खो जाना अब बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई है? हाल ही की घटनाओं पर गौर करें तो हकीकत काफी परेशान करने वाली है। वो घटना तो याद ही होगी जहां 13 घंटे के डिले से झल्लाए एक पैसेंजर ने पायलट पर ही हाथ उठा दिया था, या फिर मशहूर एक्टर राधिका आप्टे का एरो ब्रिज में ही घंटों बंद रह जाना। ये सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये एक आम यात्री की रोजमर्रा की हताशा को दिखाती हैं। बिजनेस की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन क्या एविएशन में ऐसा है? सच तो यह है कि बैगेज ड्रॉप करने के बाद कंज्यूमर की हालत लगभग एक बंधक जैसी हो जाती है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अगर आपके सामान में 1 किलो भी वजन ज्यादा निकल जाए तो एयरलाइंस बिना पलक झपकाए भारी चार्ज वसूल लेती हैं। लेकिन जब वही एयरलाइन पैसेंजर्स को घंटों बिना किसी कैंसिलेशन ऑप्शन के एयरपोर्ट पर फंसा कर रखती है तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। पैसेंजर के हाथ में कोई अधिकार ही नहीं बचता। और इस हताशा के बावजूद मार्केट का साइज लिटरली हैरान करने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 15 करोड़ डोमेस्टिक और 7 करोड़ इंटरनेशनल पैसेंजर्स ने पिछले साल उड़ान भरी। ये नंबर दुनिया के 180 देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही विशाल पैमाने को दर्शाता है। अब लॉजिक तो यही कहता है कि इतनी भारी डिमांड है तो एयरलाइंस को बेहिसाब मुनाफा कमाना चाहिए, राइट? लेकिन एक बिजनेस एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो हकीकत बहुत ही क्रूर है। इस इंडस्ट्री को द एयरलाइन ग्रेवयार्ड यानी एयरलाइंस का कब्रिस्तान कहना गलत नहीं होगा। जेट एयरवेज, गो एयर और किंगफिशर, ये सारे बड़े नाम आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इतनी भारी डिमांड होने के बावजूद फाउंडर्स देश छोड़कर भाग रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन का शिकार हो रही हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? रिचर्ड ब्रांसन का एक बहुत ही मशहूर और मजेदार कोट है, अगर कोई करोड़पति बनना चाहता है तो उसे $1 अरब से शुरुआत करनी चाहिए और फिर एक एयरलाइन शुरू कर देनी चाहिए। JRD टाटा से लेकर आज तक के सभी एविएशन पायोनियर्स इस कड़वे सच को अच्छी तरह जानते हैं। इस बिजनेस में कदम रखते ही जो कैपिटल या पूंजी लगानी पड़ती है वो खगोलीय स्तर की होती है। इस भारी भरकम खर्चे को समझने के लिए एयरक्राफ्ट खरीदने और लीज पर लेने के मॉडल को देखते हैं। इंडिगो ने हाल ही में 500 एयरबस A320 जहाज़ों का सीधा ऑर्डर दिया है जो 2035 तक डिलीवर होंगे। वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया ने अमेरिकन कंपनी डेल्टा से बोइंग के विमान लीज यानी किराए पर लिए हैं। अब लीज का सीधा सा मतलब है हर महीने करोड़ों का फिक्स रेंट। चाहे आपका प्लेन आसमान में उड़े या रनवे पर खड़ा रहे, ये खर्च तो आपको देना ही है। अगर हम एक एयरलाइन के ऑपरेटिंग बजट को ब्रेकडाउन करें तो खर्चे सच में कमर तोड़ने वाले होते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF, ये अकेले एक एयरलाइन के पूरे बजट का 35 से 50% हिस्सा खा जाता है। अब सोचिए, बाकी बचे हुए 55% में ही पूरी एयरलाइन को कर्मचारियों की सैलरी, मेंटेनेंस और पार्किंग जैसी हर चीज मैनेज करनी होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, इस फ्यूल की कीमत एयरलाइन के हाथ में होती ही नहीं है। 2007-8 का वक्त याद कीजिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $76 से छलांग लगाकर $132 प्रति बैरल हो गई थी, तो इसका सीधा और भयानक असर भारत पर पड़ा, क्योंकि हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इसी एक झटके ने किंगफिशर जैसी प्रीमियम एयरलाइंस को करोड़ों रुपए के भारी नुकसान में धकेल दिया था। फ्यूल के अलावा इस बिजनेस में अनिश्चितताओं की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली की सर्दियों का कोहरा, विजिबिलिटी कम होते ही उड़ानें रद्द हो जाती हैं, लेकिन एयरलाइंस के फिक्स्ड खर्चे चालू रहते हैं। प्लेन्स खाली खड़े रहते हैं, पर एयरपोर्ट को पार्किंग फीस और पायलट्स को सैलरी तो देनी ही पड़ती है। और अगर कोविड जैसी कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए तो रेवेन्यू लिटरली जीरो हो जाता है। 2020 में ग्लोबल इंडस्ट्री को जो $84 बिलियन का नुकसान हुआ, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब जरा मेंटेनेंस के खेल को समझते हैं, जिसे द मेंटेनेंस डेथ स्पाइरल कहा जा सकता है। गो एयर इसका एक परफेक्ट केस स्टडी है। हुआ यूं कि उनके प्रैट एंड विटनी इंजन्स में खराबी आ गई। अब बोइंग और एयरबस जैसी विदेशी कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स मंगाने में देरी होने लगी। इस वजह से प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ा। नतीजा, प्लेन्स खड़े रहे, पार्किंग फीस बढ़ती गई, कमाई पूरी तरह रुक गई और अंत में
गो एयर को दिवालिया घोषित करना पड़ा। ये एक बहुत ही घातक चेन रिएक्शन है। खर्चों और मेंटेनेंस के अलावा सरकारी नीतियां भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हैं। एविएशन सेक्टर पर टैक्स का बोझ बहुत भारी है। जरा लिस्ट देखिए। एविएशन फ्यूल पर अलग-अलग राज्यों का स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और तो और फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्स भी। इसके ऊपर से सख्त सरकारी नियम, जैसे कोविड के समय 40 मिनट से कम की फ्लाइट्स के लिए मिनिमम 2,000 रुपए का फेयर कैप लगा दिया गया था। ये सारी नीतियां मिलकर एयरलाइंस के मुनाफे को बुरी तरह से निचोड़ लेती हैं। अब सवाल ये है कि इन भारी भरकम टैक्स और सरकारी नीतियों का अंतिम असर किस पर पड़ता है? जाहिर है, आम यात्री की जेब पर, क्योंकि एविएशन फ्यूल पर हर राज्य में अलग-अलग वैट लगता है। एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एयरलाइंस चुपचाप ये सारा खर्च सीधे कंज्यूमर के टिकट के दाम में जोड़ देती हैं। अक्सर एक और बात सामने आती है, ब्रांड लॉयल्टी। भारत में किसी एयरलाइन के लिए ब्रांड लॉयल्टी बनाना लगभग नामुमकिन क्यों है? इसका सीधा सा जवाब ये नंबर 1 है। भारत की कुल आबादी का मात्र 1% हिस्सा ही पूरे देश की 45% उड़ानों का इस्तेमाल करता है। जब उड़ने वालों का ग्रुप ही इतना छोटा और सीमित है, तो वहां कोई किसी एक खास ब्रांड के प्रति वफादार कैसे रह सकता है? तो फिर इस मार्केट में जीतता कौन है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है किंगफिशर बनाम इंडिगो की बिजनेस स्ट्रैटेजी। किंगफिशर ने पैसेंजर्स को प्रीमियम फील देना चाहा, फ्री हेडफोन्स, बढ़िया लेग रूम, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कंपनी डूब गई। दूसरी तरफ इंडिगो को देखिए, बिल्कुल नो फ्रिल्स, बेसिक सर्विस, खाना चाहिए तो अलग से पैसे दो। आज इंडिगो के पास मार्केट का 62% हिस्सा है। ये साफ साबित करता है कि भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सबसे सस्ता टिकट ही हमेशा लॉयल्टी पर भारी पड़ता है। और मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत ब्रांड लॉयल्टी बन भी जाए तो बाहरी कारण उसे चुटकियों में खत्म कर देते हैं। ट्रस्ट बहुत नाजुक चीज है। हाल ही का बोइंग सेफ्टी क्राइसिस इसका बड़ा उदाहरण है। इंजनों में आग लगना या हवा के बीच में प्लेन का दरवाजा उखड़ जाना, या हार्डवेयर के वो इश्यूज हैं जो एयरलाइन के सीधे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन ये यात्रियों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर देते हैं कि लोग उस एयरलाइन के नाम से ही घबराने लगते हैं। इन तमाम चुनौतियों और दिक्कतों को देखने के बाद दिमाग में यही सवाल आता है कि इस एविएशन इंडस्ट्री के भविष्य की ग्रोथ का असली इंजन है कहाँ? भारत की ज्योग्राफी बहुत विशाल और विविधता से भरी है। यहाँ बड़े-बड़े पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है। ऐसे में देश के आगे बढ़ने के लिए फास्ट एयर कनेक्टिविटी सिर्फ एक लग्जरी नहीं रह गई है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। तो इन सब के बावजूद भारत का भविष्य काफ़ी उज्जवल नजर आता है। असली ग्रोथ अब टियर 2 और टियर 3 शहरों से आने वाली है। इन छोटे शहरों में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स यानी पहली बार उड़ान भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन लोगों के लिए हवाई सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि आसमान छूने जैसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही भावना भविष्य की सबसे बड़ी डिमांड को जन्म देने वाली है। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये इंडस्ट्री यात्रियों को सिर्फ एक कार्गो या सामान की तरह ट्रीट किए बिना अपना फाइनेंशियल सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकती है? भारत के एविएशन सेक्टर को सही मायनों में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सरकारी नीतियों, कम ऑपरेशनल कॉस्ट और बुनियादी कंज्यूमर राइट्स का एक सही बैलेंस बनाना ही होगा। खैर, अगली बार एयरपोर्ट पर जब आप किसी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हों, तो इस पूरी मशीनरी के पीछे छिपी असलियत और जटिलता के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।